गुड मॉर्निंग, वेलकम फ्रेंड्स। मैं नीलेश माली सर आप सभी का मेरे इस वीडियो में और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने हमारा लास्ट वीडियो जो देखा था, ऑनलाइन क्लास भी देखा था, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि स्टेज ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। इंडिया का जो भी फॉरेन ट्रेड है वो फॉरेन ट्रेड के स्टेज कितने हैं, तो 2 स्टेज हमने वहाँ पर स्टार्ट किए थे। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बिफोर ग्लोबलाइजेशन एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। तो जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी बिफोर ग्लोबलाइजेशन, वो तो हमने उस समय रीड कर लिया था, लर्न कर लिया था। आज हमें उसके बाद वाला जो टॉपिक है दोस्तों, वो टॉपिक हमें शुरू करना है, जिसका नाम है इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। तो आफ्टर ग्लोबलाइजेशन जो है वो ग्लोबलाइजेशन के बाद फॉरेन ट्रेड की जो भी पॉलिसी है हमारी, उस पॉलिसी में क्या क्या बदलाव हुआ है वो देखते हैं। After 1991, economic policy in India were reformed to enhance trade and investments. 1991 के बाद अगर देखोगे तो इंडिया के अंदर जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी है, उन इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर रिफॉर्म्स किया गया, मतलब जो सुधार है वो सुधार किया गया, परिवर्तन किया गया, जिसमें विदेश व्यापार की नीति को प्रोटेक्शन जो है वो प्रोटेक्शन से मुक्त किया गया। सो टू एनहांस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, और इसके कारण इंडिया के अंदर जो ट्रेड है और जो इन्वेस्टमेंट है, ये ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो है वो दोनों ही क्या होने लग गए, बढ़ने लग गए। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वाज मेड आउटवर्ड लुकिंग फ्रॉम अ रिस्ट्रिक्ट टू इनवर्ड लुकिंग ऑन। तो जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी उस वर्ष, वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को इस तरह के बनाया गया कि वो फ्रॉम अ रिस्ट्रिक्ट टू इनवर्ड लुकिंग्स वन। तो जो भी प्रोटेक्शन था, जो भी उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए थे, वो सब क्या कर दिए, हटाए गए। एंड 1 Indian rupee was allowed to be converted into foreign currency in at market rates from the earlier officials conversations। तो जो भी चेंजेस था या जो भी करेंसी थी, उस करेंसी को पहले सरकार के द्वारा डिसाइड किया जाता था, ठीक है, जिसे रिस्ट्रिक्टिव लुकिंग के नाम से जाना जाता था। बट इंडियन रुपीज़ वाज अलाउड टू बी कन्वर्टेड इनटू फॉरेन करेंसी। तो जो इंडिया की करेंसी थी या इंडिया का जो भी रुपया था, उस रुपये को धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो फॉरेन करेंसी के लिए आसानी से कन्वर्सन जो है वो कन्वर्सन कर सकते हैं एट मार्केट रेट्स। मार्केट की जो रेट चल रही है, मार्केट की जो प्राइस चल रही है, उस प्राइस के हिसाब से फ्रॉम द अर्लियर ऑफिशियल कन्वर्सेशंस। और वो भी किस तरह से, जिस तरह से हाल में अगर आप देखोगे तो हाल में जिस तरह से कन्वर्सेशन जो है वो कन्वर्सेशन बढ़ रहा है, वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग वाज मेड इजी। अगर किसी को इंपोर्ट करना है या किसी को एक्सपोर्ट करना है, तो ये इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने का जो लाइसेंस है, वो लाइसेंस भी कैसा बनाया गया, बहुत ही इजी बनाया गया। नाउ स्ट्रिक्ट लाइसेंस एग्जिट ओनली फॉर क्रूड, एडिबल ऑयल्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। और अगर देखोगे तो सिर्फ जो क्रूड ऑयल है या जो एडिबल ऑयल्स है, मतलब जो खाद्य तेल है, या फिर जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है, मतलब कि जो रसायन खाद्य है, जो रासायनिक खाद्य है, इन सब के अगर हिसाब से अगर देखा जाए तो ये तीन ही चीज़ जो है वो तीन ही चीज़ों के आयात के ऊपर, इनकी जो इंपोर्ट से इसके ऊपर अंकुश जो है, कंट्रोल जो है वो कंट्रोल रखा गया। और इसके लिए जो स्ट्रिक्ट है वो स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग मेथड जो है वो मेथड इसके लिए अप्लाई की गई। अगर आप देखोगे तो सुधार हुआ, सुधार होने के कारण ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बढ़ने लग गया। हमारी जो इकोनॉमिकल पॉलिसी थी उसमें जो रिस्ट्रिक्टिव मेथड थी वो सॉल्व कर दी। इंडियन रुपीज़ जो है वो आसानी से कन्वर्ट होने लगा, फॉरेन करेंसी में जाने लग गया, बाजार का जो रेट है, मार्केट की जो रेट है उसके हिसाब से, और अर्लियर ऑफिशियल कन्वर्सेशन उसके अंदर होने लगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग जो है वो बदलने लग गई। नाउ स्ट्रिक्ट लाइसेंस एग्जिट ओनली फॉर क्रूड, एडिबल ऑयल्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो सिर्फ क्रूड ऑयल्स, एडिबल ऑयल्स और फर्टिलाइजर जो है केमिकल, उसके लिए सिर्फ अभी लाइसेंस जो है वो लाइसेंस स्ट्रिक्टली रखा। विद द प्रमोशन ऑफ एफडीआई एंड प्राइवेटाइजेशन, सरकार जो है वो सरकार फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को और प्राइवेटाइजेशन जो है उसे प्रमोट कर रही थी, उसे बढ़ा रही थी। फॉरेन कंपनीज कैन नाउ सेल वेराइटी ऑफ गुड्स इन इंडिया। विदेश की बहुत सारी जो कंपनियां थी, उन कंपनियों ने इंडिया के अंदर अब अपना प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया था, और वो अपने प्रोडक्शन को सेल भी कर रही थी। सो फॉरेन कंपनीज कैन नाउ सेल वेराइटी ऑफ गुड्स इन इंडिया। अलग अलग तरह से वो इंडिया के अंदर जो उनका गुड्स है, जो माल सामान है, वो बेचने लग गए।
आफ्टर ग्लोबलाइजेशन इंडियाज ट्रेड विथ नॉन ट्रेडिशनल ट्रेड पार्टनर्स। आफ्टर ग्लोबलाइजेशन इंडियाज ट्रेड विथ नॉन ट्रेडिशनल ट्रेड पार्टनर्स। और 1991 के बाद अगर देखोगे तो भारत इस तरह से बिजनेस करने लगा कि जो उसके ट्रेडिशनल पार्टनर्स हैं वो ट्रेडिशनल पार्टनर्स को हटा दिए और न्यू पार्टनर्स के साथ उन्होंने बिजनेस शुरू किया। न्यू कंट्रीज इंक्रीजेड, नए जो भी देश थे, नई जो भी कंट्री थे, वो कंट्री बढ़ने लगी। एंड न्यू ट्रेड पॉलिसी एम एट इंक्रीजिंग इंडियाज परसेंटेज शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड। और अगर इंडिया के अंदर अगर बात करूँ मैं तो ट्रेड पॉलिसी ऐसी बनाई गई कि इंडियाज इंक्रीजिंग परसेंटेज शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड। और इस तरह से अगर देखोगे तो विश्व व्यापार जो है वो विश्व व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत का हिस्सा बढ़े, इस तरह की जो पॉलिसी है, जो नीतियाँ है, वो नीतियाँ इंडिया के अंदर बनाई गई। तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है या वर्ल्ड ट्रेड जो है, विदेश व्यापार जो है या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो व्यापार बढ़े, इस तरह की जो नीति है वो अमल में लाई गई। इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर जो है वो 1995 से है। मतलब सन 1995 से विश्व व्यापार संगठन जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें भारत सदस्य बना, और वो भी कब 1995। और वो लगभग ऐसा कहा जाता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत भी 1995 के समय से ही हुई है। सो ट्रेड पॉलिसी चेंजेस वेयर मेड अकॉर्डिंग टू WTO रूल्स। और इसी साथ साथ अगर देखा जाए तो हमने अपना व्यापार, मतलब भारत ने अपने जो व्यापार के जो भी रूल्स रेगुलेशन जो है वो बदले, वो WTO के जो रूल्स थे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स थे, उस रूल्स के हिसाब से ही उन्होंने बदला। फॉर एग्जांपल चेंजेस वेयर मेड इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट रूल्स फॉर एग्रीकल्चर गुड्स। जैसे एग्जांपल दिया है कि चेंजेस वेयर मेड इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट रूल्स फॉर एग्रीकल्चर गुड्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स एंड सो ऑन। तो जिस तरह से अगर देखा जाए तो जो एग्रीकल्चर गुड्स थे, जो खेती विषयक जो भी वस्तु थी, जो इसका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता था, उसमें भी बदलाव हुआ। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, जो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट था, वो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया। मतलब जिसके कारण जो व्यापार है उस व्यापार में इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले, इस तरह की व्यवस्था जो है वो व्यवस्था की गई। बाकी दूसरी जो वस्तु थी उन वस्तु के ऊपर ज़्यादा फोकस या ध्यान नहीं दिया गया था। ठीक है। सो दोस्तों ये सिचुएशन थी इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आफ्टर ग्लोबलाइजेशन के बाद भारत में कुछ ऐसी स्थिति जो है वो परिस्थिति आई थी। नाउ नेक्स्ट है इवेल्युएशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब अगला टॉपिक जो है वो ये है कि जो भी आर्थिक सुधार है, वो आर्थिक सुधार का जो भी मूल्यांकन है वो कैसे हुआ है। अब हम कहते हैं कि 1951 के बाद कुछ हुआ, 1991 के बाद कुछ हुआ, 1991 के पहले कुछ अलग था और 1991 के बाद कुछ अलग था। तो सही कितना हुआ और गलत कितना हुआ वो हम थोड़ा मूल्यांकन कर लेते हैं। फ्रॉम 1951 इंडिया एडॉप्टेड सोशल पैटर्न ऑफ प्लानिंग। 1951 के बाद अगर देखोगे तो प्लानिंग कमीशन ने प्लानिंग पैटर्न जो थी वो इंडिया के अंदर अपनाई थी, जो सोशलिस्ट पैटर्न के नाम से मानी जाती है, समाजवादी व्यवस्था। इन ऑर्डर टू सेटअप अ सोसाइटी विथ इक्वलिटी इट एडॉप्टेड नैरो रेगुलेटेड एंड इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमिक पॉलिसी। और इसके अंदर जो पॉलिसी अपनाई गई थी वो समानता की, मतलब इक्वलिटी, नैरो मतलब छोटा, रेगुलेटेड मतलब नियंत्रित, एंड इनवर्ड लोकेट इकोनॉमिक पॉलिसी। तो आंतरिक मुक्त व्यवस्था जो थी वो मुक्त व्यवस्था को चलाने वाली नीति बनाई गई। आफ्टर 1991 इंडिया मेड दिस पॉलिसी लिबरल, मार्केट ओरिएंटेड एंड आउटवर्ड लुकिंग फॉर प्रमोटिंग ट्रेड एंड डेवलपमेंट। सो 1951 के बाद जो पॉलिसी अपनाई गई थी उससे पूरी अपोजिट पॉलिसी जो है वो कब अपनाई गई थी, 1991। इंडिया मेड दिस पॉलिसी लिबरल, मार्केट ओरिएंटेड, लिबरल मतलब क्या, एकदम उदारवादी, मार्केट ओरिएंटेड मतलब बाजार के ऊपर, एंड आउटवर्ड लुकिंग फॉर प्रमोटिंग ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और साथ ही साथ ट्रेड या डेवलपमेंट बढ़े इसके लिए पॉलिसी अपनाई गई। दिस ट्रांसफॉर्मेशन वाज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन, और इसे क्या नाम से जाना गया,
इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन जो है वो इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन। इवैल्यूएशन ऑफ दिस रिफॉर्मेशन आफ्टर 25 ईयर्स कैन बी डन एज अंडर। तो 25 साल के एक्सपीरियंस के बाद हम कुछ ऐसा कह सकते हैं। तो जैसे आप बताया गया दोस्तों कि 1991 की सरकार जो थी वो वहाँ पर 1951 की जो गवर्नमेंट थी वो यहाँ पर मार्केट ओरिएंटेड बनाएगी, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में लेकर, और एकदम लिबरल पॉलिसी वाली बनाएगी, जिसे इकोनॉमिकल रिफॉर्म के नाम से जाना गया। जबकि 1951 की जो व्यवस्था थी वो 1951 की व्यवस्था अगर आप देखोगे तो वो व्यवस्था सबसे अलग थी, मतलब प्लानिंग वाली थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए थी, पब्लिक सेक्टर का वहाँ पर जो पावर था वो ज़्यादा था और गवर्नमेंट ने उसे सोशलिज्म के नाम से चलाया था। लेकिन 1991 में उसमें काफ़ी चेंजेस जो है वो किया गया, और उस चेंजेस के कारण बदलाव जो आया, अब लगभग आज 25 ईयर्स हो रहे उसे, तो वो 25 ईयर्स के बाद हम कुछ कह सकते हैं कि उसके कुछ फेवरेबल बातें भी है, और उसी के साथ साथ उसकी कुछ जो नेगेटिव बातें हैं वो नेगेटिव बातें भी यहाँ पर हम कह सकते हैं। तो फेवरेबल कुछ है और कुछ अनफेवरेबल, ठीक है। तो ये जो फेवरेबल और अनफेवरेबल है इसको हम लोग अगला जो भी हमारा वीडियो होगा या जो भी लेक्चर्स होगा उसमें हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इतना रीड कीजिए, लर्न कीजिए। गुड बाय।